Hello rising nursing officers. So in this session we are going to talk about the amniotic fluid and its disorders. ठीक है. So basically disorders of amniotic fluid includes amniotic fluid embolism, oligohydramnios, polyhydramnios. ठीक है. But in this session today we are going to discuss amniotic fluid embolism. Okay. So let's start our session without any delay. Okay. तो चलो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि एमनियोटिक फ्लूइड का प्रोडक्शन एंड इट्स रिमूवल, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक बैलेंस मेंटेन हो बिटवीन द प्रोडक्शन एंड द रिमूवल. ठीक है. इफ any interfere occurs, ठीक है, between the production and its removal, then it can cause conditions like polyhydramnios, oligohydramnios. okay, तो इनके बीच में एक बैलेंस मेंटेन होना इज इम्पॉर्टेंट. सो लेट्स टॉक कि इसका प्रोडक्शन कैसे होता है. ठीक है. तो प्रोडक्शन कैसे कैसे हो रहा है. फर्स्ट पॉइंट, ट्रांसुडेशन फ्रॉम मैटरनल सीरम. ठीक है. तो पहले क्या हो रहा है, ट्रांसुडेशन सिंपल, इट इज अ क्लियर लिक्विड फ्लूइड जिसका क्या हो रहा है, लीकेज हो रहा है, जो कि हमारा एमनियोटिक फ्लूइड बना रहा है. ठीक है. अब लीकेज मतलब ऐसे नहीं कि इट इज एसोसिएटेड विद एनी इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन. नो, इट्स जस्ट कि क्लियर फ्लूइड है एंड दैट क्लियर फ्लूइड क्या करे, कॉन्ट्रीब्यूट करे एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम में. ठीक है. सो ट्रांसुडेशन हो रहे फ्रॉम मैटरनल सीरम अक्रॉस प्लेसेंटल मेम्ब्रेन्स. ठीक है. देन सेकंड, पहला तो क्या हो गया, मैटरनल सीरम से ट्रांसुडेशन हो गया. सेकंड, ट्रांसुडेशन हो रहे फ्रॉम फीटल सर्कुलेशन. ओके. सो ट्रांसुडेशन कैसे हो रहे, फ्रॉम फीटल सर्कुलेशन. थर्ड, और कौन एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम में कंट्रीब्यूट करे, फीटल लंग्स. ठीक है. तो 340 ml जो वॉल्यूम है वो कहाँ से आता है, फीटल लंग से आता है, 340 ml. ठीक है. देन ट्रांसुडेशन ऑफ प्लाज्मा थ्रू फीटल स्किन बिफोर इट इज कैरेटिनाइज. ठीक है. तो यहाँ पे क्या है कि अब क्या हो रहा है, जो फीटल स्किन है वहाँ वो भी क्या करेगा, एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम में को कंट्रीब्यूट करेगा. ठीक है. सो ट्रांसुडेशन ऑफ प्लाज्मा थ्रू फीटल स्किन बिफोर इट इज कैरेटिनाइज. ठीक है. तो फीटल स्किन कैरेटिनाइजेशन होने से पहले वो क्या करते हैं, अपना ट्रांसुडेट देता है. तो हमारी फीटल स्किन कब कैरेटिनाइज होती है, एट 20th वीक पे. ठीक है. सो फीटल स्किन कैरेटिनाइजेशन हैपेंस एट 20th वीक, बट बिफोर 20th वीक ट्रांसुडेशन अकर्स. ठीक है. आफ्टर 20th वीक नहीं होगा. वाई, बिकॉज कैरेटिनाइजेशन हो गया है. ठीक है. देन फोर्थ क्या है कि फीटल यूरिन. सो लेटर ऑन, आई मीन 16 वीक्स ऑनवर्ड्स. ठीक है. तो 16 वीक्स ऑनवर्ड्स क्या होता है कि जो मेन कॉन्ट्रीब्यूटर है फॉर द एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम के लिए वो होता है फीटल यूरिन. ठीक है. फीटल यूरिन जो कि कितना प्रोड्यूस होता है, 400 to 1200 ml पर डे एट टर्म पे, स्पेशली कितना, 400 to 1200 ml पर डे. ठीक है. ये तो हमने बात कर ली प्रोडक्शन की. ठीक है. अब हम बात करेंगे इसके रिमूवल की. तो रिमूवल में क्या है, सबसे पहले कैसे रिमूव होगा, जब फीटस उस एमनियोटिक फ्लूइड को स्वलो करेगा. तो फर्स्ट क्या हो गया, स्वलोइंग. तो फीटस स्वलोज अबाउट 500 to 1000 ml ऑफ लाइकर एवरी डे. ठीक है. कितना लाइकर फीटस स्वलो कर रहे हैं, 500 to 1000 ml. ओके. देन सेकंड इज इंट्रामेम्ब्रेनस एब्जॉर्प्शन. ठीक है. मींस मेम्ब्रेन्स के थ्रू, एमनियोटिक मेम्ब्रेन के थ्रू क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है. ठीक है. कितना हो रहा है, 200 to 500 ml पर डे. ओके. 200 to 500 ml पर डे इंट्रामेम्ब्रेनस एब्जॉर्प्शन होता है. एक तो पढ़ लिया हमने सोलोइंग, और सेकंड क्या हो गया, इंट्रामेम्ब्रेनस एब्जॉर्प्शन. तो इन दोनों के थ्रू क्या हो रहा है कि जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसका रिमूवल हो रहा है. ठीक है. अब ये जो इंट्रामेम्ब्रेनस एब्जॉर्प्शन है, विच मीन्स कि एमनियोटिक फ्लूइड का रिमूवल हो रहा है, तो कहाँ से कहाँ जा रहा है, हमें क्या करना है, इस एमनियोटिक फ्लूइड को एमनियोटिक कंपार्टमेंट से कहाँ पे भेजना है, तभी तो रिमूवल होगा ना, फीटल कंपार्टमेंट में. तो ये कहाँ चला जाता है, फीटल वैस्कुलेचर में चला जाता है. ठीक है. इससे इसका रिमूवल होता है. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन द प्रोडक्शन एंड इट्स एब्जॉर्प्शन और रिमूवल. राइट. ओके. सो लेट्स टॉक अबाउट इट्स सर्कुलेशन. ठीक है. तो सर्कुलेशन में क्या है, देखो, इट इज रिप्लेस्ड इन एवरी 3 hours. सो एमनियोटिक फ्लूइड क्या है, ये एवरी 3 hours में रिप्लेस्ड होता है. ठीक है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर द वॉल्यूम. समटाइम्स नॉर्सेट में ये पूछा जाता है कि कौन से वीक पे कितना एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम है. ठीक है. तो 50 ml एट 12 वीक्स. ठीक है. तो 12 वीक्स पे कितना है, 50 ml. 20 वीक्स पे 400 ml. ओके. देन 1 लीटर, देखो पीक पे है कब, 36 to 38 वीक्स पे. 1 लीटर 1000 ml कब है, 36 to 38 वीक्स पे. एट टर्म पे इट इज 600 to 800 ml.
और क्या है पोस्ट टर्म में। तो पोस्ट टर्म का पूछा जा सकता है क्योंकि पोस्ट टर्म क्या है ओलिगोहाइड्रोमियस देखने को मिलता है, ठीक है। तो कितना एमनियोटिक फ्लूइड हो जाता है 43 वीक्स पे, ठीक है। कितना हो जाता है 200 ml कब 43 वीक्स पे, ठीक है। नाउ टॉक अबाउट इट्स फिजिकल फीचर्स, ठीक है। फिजिकल फीचर्स में क्या है कि इट इज स्लाइटली अल्केलिन होता है। कैसे होता है नेचर में, अल्केलाइन होता है, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है 1.010, ठीक है। क्या है, इट इज अल्केलाइन हैविंग अ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1.010। नाउ ये क्या है, एन ऑस्मोलैरिटी ऑफ डैश इज सजेस्टिव ऑफ फीटल मैच्योरिटी। हम कितनी ओस्मोलैरिटी होगी कि हमें ऐसा लगेगा कि हाँ अब हमारा जो फीटस है वो डेवलप हो चुका है या फिर मैच्योर हो गया। तो कितनी ओस्मोलैरिटी होनी चाहिए 250 मिली ओस्मोल पर लीटर, ठीक है। कितना है 250 मिली ओस्मोलैरिटी, ठीक है, मिली ओस्मोल पर लीटर। तो दैट इज सजेस्टिव ऑफ फीटल मैच्योरिटी। ओके, इसका कलर, ठीक है। देखो अर्ली प्रेगनेंसी में क्या है, इन अर्ली प्रेगनेंसी दिस इज कलरलेस, ओके। एमनियोटिक फ्लूइड क्या है, इट इज कलरलेस होता है। नियर टर्म क्या होता है, इट इज पेल स्ट्रॉ कलर, ठीक है। कैसा हो रहा है, पेल स्ट्रॉ कलर। पेल स्ट्रॉ कलर क्यों है भाई, देखो अर्ली प्रेगनेंसी में ये तो कलरलेस था, अब टर्म पे ऐसे या नियर टर्म पे ये पेल स्ट्रॉ कलर्ड हो रहा है, क्यों, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सफोलिएटेड लैन्यूगो एंड एपिडर्मल सेल्स। देखो लैन्यूगो क्या होते हैं ना, दीज आर फीटल हेयर होते हैं, ठीक है, फीटल हेयर होते हैं, लैन्यूगो इज फीटल हेयर। सो पेल स्ट्रॉ कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सफोलिएटेड लैन्यूगो एंड एपिडर्मल सेल्स, ठीक है। एंड लेटर ऑन क्या हो जाता है, ये टर्बिड हो जाता है। तो टर्बिडिटी क्यों हो रही है, इसकी टर्बिडिटी हो रही है ड्यू टू वर्निक्स कैसियोसा, ठीक है। वर्निक्स कैसियोसा क्या है, इट इज अ वाइट चीजी लिपिड रिच सब्सटेंस होता है, ठीक है, दैट लाइन्स द फीटल बॉडी, है ना, जो फीटस को लाइन करता है, स्लिपरी होता है, ठीक है। तो जब बेबी डिलीवर्ड होता है, आई थिंक एवरीबडी हैज सीन दिस कि जो फीटस होता है इट इज सराउंडेड बाय अ वाइट चीजी स्लिपरी सब्सटेंस विच इज रिच इन लिपिड, ओके। नाउ अब हम बढ़ते हैं एबनॉर्मल कलर। हमें नॉर्मल कलर पता चल गया कि नियर टर्म पेल स्ट्रॉ कलर्ड होता है, वाई, क्योंकि इसमें लैन्यूगो एंड एपिडर्मल सेल्स होते हैं, और ये क्या होता है, टर्बिड होता है ड्यू टू वर्निक्स कैसियोसा प्रेजेंट होने की वजह से। नाउ एबनॉर्मल कलर, तो देखो सबसे पहले क्या है, दिस इज ग्रीन इन कलर, ठीक है। तो ये जो एमनियोटिक फ्लूइड का कलर है वो क्या है, इट इज ग्रीन, एंड ग्रीन कलर क्या सजेस्ट कर रहा है कि मेकोनियम स्टेन्ड लाइकर है, ठीक है। तो क्या है, दिस इज मेकोनियम स्टेन्ड एमनियोटिक फ्लूइड या फिर लाइकर, ओके, मेकोनियम स्टेन्ड लाइकर विच इज सजेस्टिव ऑफ फीटल डिस्ट्रेस। देखो फीटल डिस्ट्रेस कब होता है ना, इफ द फीटस एस्पिरेट्स दिस मेकोनियम स्टेन्ड लाइकर, अगर उसने एस्पिरेट नहीं किया है तो कोई डिस्ट्रेस नहीं है, क्योंकि क्या होता है, ये जो मेकोनियम है दे गेट स्टक इन द पल्मोनरी वैस्कुलेचर ऑफ द फीटस दैट कॉजेज डिस्ट्रेस टू द फीटस, राइट। सो मेकोनियम स्टेन्ड लाइकर है, अगर ग्रीन कलर है तो क्या है, मेकोनियम स्टेन्ड लाइकर है, ओके। ऑफन पूछा जाता है नॉर्सेट में, ठीक है। नाउ कम टू दी गोल्डन कलर, ठीक है। सो गोल्डन कलर क्या सजेस्ट करता है, RH इनकम्पैटिबिलिटी, ओके। सो गोल्डन कलर इज सजेस्टिव ऑफ RH इनकम्पैटिबिलिटी। अगर RH इनकम्पैटिबिलिटी है तो क्या होगा, देयर वुड बी हिमोलिसिस ऑफ RBCs, ठीक है, हीमोलाइसिस होगा इन RBCs का, एंड देन क्या होगा, बिलीरुबिन फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो गोल्डन कलर इज सजेस्टिव ऑफ RH इनकम्पैटिबिलिटी, एंड ग्रीन कलर क्या है, मेकोनियम स्टेन्ड लाइकर है, ठीक है। देन कम्स द ग्रीनिश येलो कलर, ओके, सैफरन। तो ये इंडिकेट करता है पोस्ट मैच्योरिटी, ओके। सो ग्रीनिश येलो और सैफरन कलर्ड एमनियोटिक फ्लूइड सजेस्ट पोस्ट मैच्योरिटी, ओके। डार्क कलर, सो डार्क कलर इंडिकेट्स हेमरेज, ओके, हेमरेज। एंड डार्क ब्राउन, देखो एक है डार्क कलर्ड, अगर हमसे पूछा जाता है टोबैको जूस की तरह है, ठीक है, तो दैट इज सजेस्टिव ऑफ इंट्रा यूट्राइन डेथ, ठीक है, कि फीटस की क्या हो गई है, इंट्रा यूट्राइन डेथ हो गई है, ठीक है। तो प्लीज रिमेंबर दीज एमनियोटिक फ्लूइड कलर्स, ठीक है। तो ये ऑफनली दीज क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन नॉर्सेट, ओके। देन लेट्स डिस्कस इट्स कॉम्पोजिशन, ओके। देखो कॉम्पोजिशन में क्या है कि 98 to 99% इज वाटर, ठीक है। कितना वाटर है, 98 to 99%, एंड जो 1 to 2% है, दीज आर सॉलिड्स, ओके।
नाउ कम्स टू दी, देखो अब जो हमारे सॉलिड सेल्स में क्या है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड इट इंक्लूड सस्पेंडेड पार्टिकल्स. ओके, नाउ व्हाट आर इंक्लूडेड इन ऑर्गेनिक. सो ऑर्गेनिक में सबसे पहले आता है प्रोटीन विच इज 0.3 mg%. ओके, ग्लूकोज 20 mg, यूरिया 30 mg, यूरिक एसिड 4 mg, क्रिएटिनिन 2 mg एंड टोटल लिपिड्स 50 mg. ये सब आपको याद करना ही पड़ेगा. ठीक है, इनऑर्गेनिक में क्या है, लाइक सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड्स. ठीक है, एंड सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो हमने अभी पढ़ा, सस्पेंडेड पार्टिकल्स में क्या है, लैन्यूगो विच आर फीटल हेयर. ओके, एपिडर्मल सेल्स, देन वर्निक्स कैसियोसा. ठीक है, सो दीज आर वर्निक्स कैसियोसा. Okay, so these are all the suspended particles which are present in the amniotic fluid. ठीक है, तो 98 to 99% is water and rest are solids which are 1 to 2%. ठीक है, then हमने इसको solids को किस में classify कर दिया, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड सस्पेंडेड पार्टिकल. ऑर्गेनिक में प्रोटीन, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, लिपिड्स. ठीक है, ये सब है. इनऑर्गेनिक में लाइक सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड एंड सस्पेंडेड पार्टिकल्स इंक्लूड लैन्यूगो, एक्सफोलिएटेड सेल्स, वर्निक्स कैसियोसा. ओके, नाउ कम्स टू इट्स फंक्शंस. ठीक है, देखो एक हम पढ़ेंगे कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या फंक्शन है एंड ड्यूरिंग लेबर क्या फंक्शन है. सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या है, इट एक्ट्स एज अ शॉक एब्जॉर्बर. ठीक है, तो जो एमनियोटिक फ्लूइड है विच इज सराउंडिंग द फीटस, इट एक्ट्स एज शॉक एब्जॉर्बर विच मीन्स दैट इट प्रोटेक्ट्स द फीटस फ्रॉम द एक्सट्रेनियस इंजरीज. ठीक है, तो ये क्या करते हैं, फीटस को प्रोटेक्ट करते हैं. देन सेकेंड, इट मेंटेन्स एन इवन टेम्परेचर. ओके, ये क्या करेगा, एक इवन टेम्परेचर मेंटेन करेगा. देन थर्ड, ग्रोथ एंड फ्री मूवमेंट ऑफ द फीटस. अब इसका क्या मतलब है, देखो दिस एमनियोटिक फ्लूइड डिस्टेंस द एमनियोटिक कैविटी. ओके, एमनियोटिक कैविटी में क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड है, तो दिस फ्लूइड डिस्टेंस द एमनियोटिक कैविटी दैट अलाउज द फ्री मूवमेंट ऑफ द फीटस. ओके, तो ये क्या करेगा, ग्रोथ करवाएगा एंड फ्री मूवमेंट होता है फीटस का विच प्रिवेंट्स द अधेशंस बिटवीन द फीटल पार्ट्स. ठीक है, ये क्या करेगा, प्रिवेंट्स adhesions between fetal body parts. क्योंकि when we will discuss the oligohydramnios in the coming session, तो उसमें हम पढ़ेंगे कि when there is scanty amniotic fluid, तो क्या होता है ना कि जो fetal parts हैं they adhere to each other. ठीक है, और उनमें क्या होती है ना, जैसे हमें क्लब फुट देखने को मिलता है. ठीक है, और ऐसे ही अदर लाइक कॉन्ट्रैक्चर्स होते हैं. ठीक है, तो इसी तरीके से क्या होता है कि ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है ये डिस्टेंड करता है एमनियोटिक कैविटी को, जिसकी वजह से इट अलाउज द फ्री मूवमेंट ऑफ द फीटस एंड हेंस प्रिवेंट्स द अधेशंस बिटवीन द फीटल पार्ट्स. राइट, ओके, नाउ ड्यूरिंग लेबर. ठीक है, ड्यूरिंग लेबर क्या है कि दिस जो एमनियन एंड कोरियन है, हमने पढ़ा था कि ये जो एमनियन है इट गेट्स फ्यूज्ड विद द कोरियन एंड फॉर्म्स द एमनियोकोरियन मेम्ब्रेन्स. ठीक है, या फिर कोरियो एमनियन मेम्ब्रेन्स. ठीक है, तो ये क्या है कि एमनियन एंड कोरियन दे कंबाइन टू फॉर्म हाइड्रोस्टैटिक वेज. अब इस हाइड्रोस्टैटिक वेज से क्या होगा, इट कॉजेज डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स. ठीक है, तो सर्विक्स को डायलेट करेगा. देन सेकेंड, इट गार्ड्स अगेंस्ट अम्बिलिकल कॉर्ड कंप्रेशन. ठीक है, तो अम्बिलिकल कॉर्ड कंप्रेशन को प्रिवेंट करेगा. एंड थर्ड, इट फ्लशेस बर्थ कैनाल. सो एट द एंड ऑफ द फर्स्ट स्टेज ऑफ द लेबर, ठीक है, व्हेन द बेबी इज डिलीवर्ड, तो क्या होगा हमारा कि दिस एमनियोटिक फ्लूइड फ्लशेस द बर्थ कैनाल एंड बिकॉज ऑफ इट्स बैक्टीरिसाइडल एक्शन. ठीक है, बैक्टीरिसाइडल एक्शन की वजह से क्या होगा, इट प्रिवेंट्स द असेंडिंग इन्फेक्शन. ओके, तो ये क्या करे, असेंडिंग इन्फेक्शन को प्रिवेंट करेगा. ठीक है, अब आती है इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस. देखो फर्स्ट क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है कि लाइक थ्रू दिस एमनियोटिक फ्लूइड वी कैन इंस्टिल मेडिकेशंस फॉर द इंडक्शन ऑफ लेबर. जिसका मतलब क्या है कि इंट्रा एमनियोटिक एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं हम. ठीक है, इंट्रा एमनियोटिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए. ठीक है, देन सेकेंड इंपॉर्टेंस क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स को हम मेजर कर सकते हैं इन सेंटीमीटर्स में. देखो इस पिक्चर में, देखो इन दिस पिक्चर, ये क्या है, दिस इज द मैटरनल एब्डोमेन. ठीक है, तो ये क्या है, मैटरनल एब्डोमेन है एंड यू कैन सी हियर दैट वी हैव डिवाइडेड दिस मैटरनल एब्डोमेन इनटू 4 क्वाड्रेंट्स. ठीक है, तो हमने क्या कर दिया है, इस मैटरनल एब्डोमेन को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर दिया है एंड देन विद द हेल्प ऑफ द ट्रांसड्यूसर वी विल मेजर
डीपेस्ट वर्टिकल पॉकेट इन ईच क्वाड्रेंट, ठीक है। तो हम क्या मेजर कर रहे हैं इन ईच क्वाड्रेंट। देखो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे वी हैव डिवाइडेड मैटरनल एब्डोमेन, ओके, इनटू 4 क्वाड्रेंट्स। तो वी हैव डिवाइडेड मैटरनल एब्डोमेन इनटू 4 क्वाड्रेंट्स, ठीक है। और ईच क्वाड्रेंट में, इन ईच क्वाड्रेंट हम क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं सिंगल डीपेस्ट वर्टिकल पॉकेट, ओके। इसमें कर लिया सिंगल डीपेस्ट वर्टिकल पॉकेट, हमने मेजर कर लिया, इसमें कर लिया, इसमें कर लिया, इसमें कर लिया, ठीक है। तो इन ईच क्वाड्रेंट मतलब 4 क्वाड्रेंट्स थे, ठीक है। देन एडिंग देम टुगेदर, फिर हमने इनको क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो वो हमें अपनी वैल्यू देगा एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स की, विच इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर्स, ठीक है। और ये इसका नॉर्मल रेंज कितना होता है, बिटवीन 5 to 24 सेंटीमीटर्स, ठीक है। सो एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स का नॉर्मल रेंज कितना है, 5 to 24 सेंटीमीटर्स होता है, ठीक है। तो दिस इज द एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, क्योंकि ये जो एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स है, इट हेल्प्स अस टू क्लिनिकली डायग्नोज द कंडीशंस लाइक पॉलीहाइड्रोमियस एंड ओलिगोहाइड्रोमियस। जब मैं आगे पढ़ाऊंगी तो उसमें हम पूरा बात करेंगे कि कितना नॉर्मल है, कितना एबनॉर्मल है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर क्या होता है। बट फॉर नाउ यू शुड नो द टर्म एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स एंड हाउ इट इज मेजर्ड, ओके, ठीक है। तो दैट वाज अबाउट द एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है। अभी हम क्या पढ़ेंगे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एबनॉर्मैलिटी की बात करेंगे। कौन सी एबनॉर्मैलिटी है, दिस इज एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म, ठीक है। देखो एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म क्या है, इट इज अ क्रिटिकल ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसी, ठीक है। तो ये क्या है, क्रिटिकल ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसी है, विच इज मार्क्ड बाय सडन कार्डियो रेस्पिरेटरी कोलैप्स। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, किससे डिफाइंड हो रहा है, ये सडन कार्डियो रेस्पिरेटरी कोलैप्स, विच मीन्स दैट इट इज अनप्रिडिक्टेबल, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट इट ड्यूरिंग द लेबर और आफ्टर लेबर, ठीक है। और क्या होगा इसमें, कार्डियो रेस्पिरेटरी कोलैप्स होगा एंड डीआईसी होगा, ठीक है। तो डीआईसी क्या होता है, डीआईसी इज डिसेमिनेटेड इंट्रावैस्कुलर कोएगुलेशन, ठीक है। डिसेमिनेटेड मीन्स वाइड स्प्रेड, पूरी बॉडी में क्या हो रहा है, कोएगुलेशन हो रहा है, आपके वैस्कुलेचर में, जो वैस्कुलर सिस्टम है उसमें क्या हो रहा है, कोएगुलेशन हो रहा है, क्लॉट्स बन रहे हैं, वाइड स्प्रेड क्लॉट्स बन रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक क्रिटिकल ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसी है, विच इज मार्क्ड बाय सडन कार्डियो रेस्पिरेटरी कोलैप्स एंड डीआईसी, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन याद कर लेना बाय हार्ट। देन इटियोलॉजी, मैंने बताया अनप्रिडिक्टेबल है, ठीक है। हम प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते कि सपोज इफ अ वीमेन अंडरगोस लेबर, ठीक है, और जैसे ही बेबी डिलीवर हुआ या फिर अभी बेबी डिलीवर भी नहीं हुआ है एंड शी गोज अंडर कार्डियो रेस्पिरेटरी कोलैप्स, ठीक है, उसको कोलैप्स हो गया है, डीआईसी हो गया एंड देन हेमरेज हो गया, शी द विमेन इज ब्लीडिंग प्रोफ्यूजली, ठीक है। तो अभी मैं बताऊंगी कि कैसे डीआईसी हो रहा है, ठीक है, कैसे विमेन प्रोफ्यूजली ब्लीड कर रही है, उसको हेमरेज क्यों हो रहा है, हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे अभी, ठीक है। देखो सबसे पहले इटियोलॉजी में कि क्या क्या हमारे रिस्क फैक्टर्स है। सो द वेरी फर्स्ट रिस्क फैक्टर इज मैटरनल एज, ठीक है। तो मैटरनल एज में इट इज सीन दैट दोज विमेन हु आर अबव 35 to 40 ईयर्स, ठीक है, उनमें एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म हो सकता है, दिस इज अ रिस्क फैक्टर, ओके। देन कम्स द ग्रैंड मल्टीपैरिटी, ओके, पॉलीहाइड्रोमियस। देखो नाउ व्हाट हैपेंस इन पॉलीहाइड्रोमियस एंड जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। पॉलीहाइड्रोमियस मींस अभी के लिए याद कर लो एक्सेसिव फ्लूइड है भाई, 2000 ml से भी ज्यादा फ्लूइड है, ठीक है। कहाँ पे, यूट्रस में, ठीक है, 2000 ml से ज्यादा एमनियोटिक फ्लूइड है। इसने क्या कर दिया है, दिस लार्ज अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम हैज डिस्टेंडेड द यूट्रस, ठीक है। यूट्रस डिस्टेंड हो गया मीन्स देयर इज ओवर डिस्टेंशन ऑफ द यूट्रस, ठीक है। अब ओवर डिस्टेंशन हो गया तो क्या है, जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, सो दिस कैन लीड टू द रप्चर ऑफ यूट्रस, ठीक है। ओवर डिस्टेंशन है यूट्रस का, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस हो रही है, सो दैट कैन लीड टू रप्चर ऑफ यूट्रस। और जैसे ही रप्चर हुआ यूट्रस का, तो इसमें क्या होता है ना कि जो हमारा एमनियोटिक फ्लूइड एंड फीटल सेल्स है, दे एंटर इनटू द मैटरनल सर्कुलेशन, ठीक है। और जैसे ही ये एंटर करते हैं इनटू मैटरनल सर्कुलेशन, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस हैपन, ठीक है, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस अकर हो जाते हैं। तो क्या है, पॉलीहाइड्रोमियस हो गया, जीडीएम। अब जीडीएम में भी क्या है कि जो बेबी है उसको क्या है, पॉलीहाइड्रोमियस है, मतलब मदर को क्या है, पॉलीहाइड्रोमियस है भाई, क्योंकि फीटस जो है वो एक्सेसिव यूरिनेशन कर रहा है, ठीक है, एक्सेसिव यूरिन कर रहा है। देन ऑपरेटिव डिलीवरी, ठीक है, मैनुअल प्लेसेंटल एक्सट्रैक्शन, इंडक्शन ऑफ लेबर,
प्लेसेंटा प्रीविया या फिर एब्रप्शो प्लेसेंटा, देन यूट्राइन रप्चर। ठीक है, तो इन सारी कंडीशंस में क्या हो रहा है दैट देयर इज डिसरप्शन इन द प्लेसेंटल एमनियोटिक सरफेस। ठीक है, किसमें डिसरप्शन हो रहा है, लिख लो, डिसरप्शन इन प्लेसेंटल एमनियोटिक सरफेस। ठीक है, अब भाई इन सारी इटियोलॉजी विच इज मैटरनल एज, ग्रैंड मल्टीपैरिटी, पॉलीहाइड्रोमियस, जीडीएम, ऑपरेटिव डिलीवरी, मैनुअल प्लेसेंटल एक्सट्रैक्शन, इंडक्शन ऑफ लेबर, प्लेसेंटा प्रीविया, यूट्राइन रप्चर, दीज आर ऑल द रिस्क फैक्टर्स दैट कैन कॉज एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, जब हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो पैथोफिजियोलॉजी में क्या है, देखो ड्यू टू एनी रिस्क फैक्टर, कोई भी रिस्क फैक्टर होता है। अब क्या हुआ इसमें, देयर इज डिसरप्शन इन द प्लेसेंटल एमनियोटिक सरफेस विच मीन्स, जिसका क्या मतलब है, सिंपल है इसमें कि जो एमनियोटिक फ्लूइड है एंड जो फीटल सेल्स हैं वो क्या करते हैं, वो एंटर कर जाते हैं इनटू मैटरनल सर्कुलेशन में। ठीक है, और ये जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है इट हैज सर्टेन टिश्यू फैक्टर्स होते हैं विच हैज प्रोकोगुलेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, हमारा क्लॉटिंग सिस्टम जो एक कैस्केड सिस्टम है उसको एक्टिवेट कर देते हैं एंड क्लॉटिंग करवा देते हैं। ये तो एक पैथोफिजियोलॉजी है। दूसरी पैथोफिजियोलॉजी में क्या है दैट दे कॉज कार्डियो रेस्पिरेटरी कोलैप्स। ठीक है, हम यही पढ़ेंगे कि अब कैसे कार्डियो रेस्पिरेटरी कोलैप्स हो रहा है। देखो पहली फर्स्ट पॉइंट क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड एंड जो फीटल सेल्स हैं दे एंटर मैटरनल ब्लड। ठीक है, मैटरनल ब्लड में एंटर करके एंड दे आर टिश्यू फैक्टर्स विथ प्रोकोएगुलेंट प्रॉपर्टीज होती हैं इनकी। ठीक है, अब जैसे ही ये एमनियोटिक फ्लूइड व्हेन दे एंटर इनटू द मैटरनल सर्कुलेशन तो क्या होते हैं, इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस अकर होते हैं। ठीक है, उन इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस की वजह से क्या होता है, देयर इज वेसो कंस्ट्रिक्शन, किसका, ऑफ पल्मोनरी वेसल्स का। ठीक है, तो अब क्या हुआ, हमारी जो पल्मोनरी वेसल्स है उनका वेसो कंस्ट्रिक्शन हुआ। ठीक है, अब देखो जो राइट वेंट्रिकल से हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इट एंटर्स इनटू द पल्मोनरी सर्कुलेशन। अभी यहाँ पे क्या है कि पल्मोनरी वेस्कुलेचर का क्या हो रहा है, वेसो कंस्ट्रिक्शन हो रखा है। ठीक है, कंस्ट्रिक्टेड है, तो पीछे पीछे क्या होगा, बिल्डअप होगा ना प्रेशर, तो राइट वेंट्रिकल का एंड राइट एट्रियम का एनलार्जमेंट होगा, उनपे क्या हो रहा है, लोड बढ़ रहा है। ठीक है, लोड बढ़ रहा है, वाई, बिकॉज देयर इज कंस्ट्रिक्शन ऑफ द पल्मोनरी वेसल्स। पल्मोनरी वेसल्स का कंस्ट्रिक्शन है तो पीछे पीछे जाओ, राइट वेंट्रिकल है, राइट एट्रियम है, ये क्या हो जाएंगे, एनलार्ज हो जाएंगे। एनलार्जमेंट हो रहा है नाउ, अब वेंट्रिकल जो राइट वेंट्रिकल है उसमें प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, तो दैट कॉजेज ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन होगा। तो क्या हुआ, वेसो कंस्ट्रिक्शन हुआ पल्मोनरी वेसल्स का, डायलेशन हो गया राइट वेंट्रिकल का एंड किसका हो गया, राइट एट्रियम का, विथ सिग्निफिकेंट ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन। ओके, ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन हो गया। ठीक है, अब देखो क्या है भाई, पल्मोनरी सर्कुलेशन में फिर उतना ब्लड जा ही नहीं पा रहा है सारा, तो हमारा बिल्डअप हो रहा है राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल में, उनका भी एनलार्जमेंट हो गया है। तो इसकी वजह से क्या होगा, अपना कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पल्मोनरी सर्कुलेशन से जो अपना ब्लड है वो किस में जाएगा, लंग्स में जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजनेट हो गया। नाउ दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड गोज टू द लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल एंड देन टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा कि पल्मोनरी सर्कुलेशन जो पल्मोनरी वेस्कुलेचर है उसमें क्या है, वेसो कंस्ट्रिक्शन है, जिसकी वजह से क्या होगा, नाउ जो लेफ्ट हार्ट है वो क्या करेगा, इट एक्सपीरियंसेस सिग्निफिकेंट डिप्रेशन। ठीक है, डिप्रेशन होगा, क्यों, दूसरा रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे कोरोनरी स्पाज्म भी हो रहा है। दीज इन्फ्लामेटरी जो मेडिएटर्स हैं दे कॉज कोरोनरी स्पाज्म। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो लेफ्ट हार्ट है वो एक्सपीरियंस करेगा सिग्निफिकेंट डिप्रेशन। ओके, ड्यू टू कोरोनरी हार्ट आर्टरी स्पाज्म एंड वेंट्रिकुलर एनलार्जमेंट। ठीक है, और एक क्या हो रखा है, दूसरी साइड हमारा राइट वेंट्रिकल का एनलार्जमेंट हो रखा है। जब राइट वेंट्रिकल का एनलार्जमेंट हो रहा है तो ये क्या करेगा, इट कॉजेज इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम टू गो इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, राइट वेंट्रिकल का एनलार्जमेंट है। ठीक है, बिटवीन द राइट वेंट्रिकल एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल वी हैव इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो जब राइट वेंट्रिकल का एनलार्जमेंट है तो इट विल कॉज द इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम टू गो इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। अब लेफ्ट वेंट्रिकल इतना था, इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम ने वो किया, ये क्या हो गया, इतना सा हो गया। ठीक है, और क्या है, ऑलरेडी इसका जो फंक्शन है वो डिप्रेस्ड है, अभी क्या हो गया, और ज्यादा ये क्या हो गया, छोटा हो गया, तो कार्डियक आउटपुट क्या होगा, फर्दर डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से हाइपोटेंशन होगा, सिनकपी होगा। ठीक है, शॉक हो जाएगा मदर को। तो दिस इज द पैथोफिजियोलॉजी की कैसे कार्डियो रेस्पिरेटरी कोलैप्स हो रहा है। ठीक है, और दूसरा क्या है कि व्हेन दीज
जो एमनियोटिक फ्लूइड एंड फीटल सेल्स है दे एंटर इनटू द पल्मोनरी सर्कुलेशन, है ना, तो वो पल्मोनरी वेस्कुलेचर को ब्लॉक कर देते हैं, पल्मोनरी एम्बोलाई कॉज कर सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरी चीज है कि हमारा अब डीआईसी कैसे हो रहा है। यहाँ पे तो हमने पढ़ लिया कि हाइपोटेंशन और शॉक कैसे हो रहा है। तो क्या हो रहा है कि पहले आपका राइट हार्ट कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, ठीक है, एंड देन लेफ्ट हार्ट कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, जिसकी वजह से हाइपोटेंशन, हाइपोक्सीमिया, शॉक, सिनकपी हो रहा है मदर को। यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि डीआईसी कैसे हो रहा है, वही कि जो एमनियोटिक फ्लूइड एंड फीटल सेल्स है दे एंटर इनटू द मैटरनल सर्कुलेशन, जिसकी वजह से क्या होगा, रिलीज होगा किसका, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, ओके, इंटरल्यूकिन्स 1 and 6, एंडोथेलिन। तो दीज ऑल इन्फ्लामेटरी फैक्टर्स, ठीक है, ये क्या करते हैं, दे एक्टिवेट कोएगुलेशन कैस्केड, ठीक है, कोएगुलेशन कैस्केड को एक्टिवेट कर देते हैं, जिसकी वजह से वाइड स्प्रेड क्या होता है, कोएगुलेशन हो जाता है बॉडी में, जिसको हम क्या कह रहे हैं, डिसेमिनेटेड इंट्रावैस्कुलर कोएगुलेशन, एंड दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज consumptive coagulopathy. Why it is known as consumptive coagulopathy? क्योंकि हमारे जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, प्लेटलेट्स हैं, दे गेट कंज्यूम्ड हेयर, ठीक है, वो क्या करे, क्लॉट बना रहे हैं। तो क्लॉटिंग के लिए हमें क्या चाहिए, प्लेटलेट एग्रीगेशन चाहिए, ठीक है, एंड ऑल द क्लॉटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं, यूज्ड हो जाते हैं, कंज्यूम्ड हो जाते हैं। अब सपोज कहीं दूसरी जगह पे इंजरी हो गई है, तो वहां पे क्या होगा भाई, वहां पे तो ये प्लेटलेट्स और क्लॉटिंग फैक्टर्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो दूसरी साइड पे क्या होता है कि प्रोफ्यूजली ब्लीड होता है, हेमरेज हो जाता है। सपोज एक मदर है, ठीक है, उसका हम सिजेरियन सेक्शन कर रहे हैं, एंड वाइल डूइंग द सिजेरियन सेक्शन उसको एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म हो गया है, ठीक है। अब क्या है कि जो विमेन है, पहले तो उसको डीआईसी हुआ, ठीक है, बट व्हेन फिब्रिनोलाइटिक एक्टिविटी स्टार्ट होगी तो मदर विल ब्लीड प्रोफ्यूजली फ्रॉम द सर्जिकल साइड से, ठीक है, उसको गम ब्लीडिंग हो सकती है, एपिस्टेक्सिस हो सकता है। सो दीज पेशेंट्स प्रोफ्यूज ब्लीडली फ्रॉम एवरीवेयर, ओके। तो कंजम्पटिव कोएगुलोपैथी हुआ, एंड देन क्या होगा, अपना फिब्रिनोलाइटिक एक्टिविटी होगी, फिब्रिनोलाइसिस होगा, और इस फिब्रिनोलाइसिस की वजह से क्या होगा, हेमरेज होना स्टार्ट होगा, ठीक है। देखो एक्टिवेशन हो गया, वही मैंने बताया कोएगुलेशन कैस्केड का, फिर फिब्रिनोलाइसिस हुआ। नाउ फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या है, ऑब्वियसली अभी क्या है, शॉक में है विमेन, पल्मोनरी एम्बोलाई हो गया तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, ठीक है, क्या होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, ठीक है। देन ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस एंड एक्सिबिट सीजर लाइक एक्टिविटी, व्हाई, बिकॉज ऑफ ब्रेन एनॉक्सिया। सो ड्यू टू ब्रेन एनॉक्सिया ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस होगा एंड सीजर लाइक एक्टिविटी होगी। देन हाइपोक्सीमिया, हाइपोटेंशन एंड साइनोसिस, जो अभी बताया ना कि कार्डियो रेस्पिरेटरी कोलैप्स हो जाएगा, तो उसकी वजह से क्या है, हाइपोक्सीमिया होगा, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो गया, तो क्या हो रहा है, मदर को हाइपोटेंशन होगा, साइनोसिस होगा। तो जो हमारा एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म है, अगर उसका एक क्लासिक ट्राइड की बात करें तो उसमें क्या आएगा, उसमें आएगा अपना हाइपोक्सीमिया, हाइपोटेंशन एंड कोएगुलोपैथी, ठीक है, कोएगुलोपैथी विद नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ पे जो बॉडी टेम्परेचर है वो क्या है, नॉर्मल रहता है, विथ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। एंड ये हमने पढ़ लिया कि ब्लीडिंग होगी फ्रॉम वेजाइना सर्जिकल साइट से। ओके, लेट्स कम टू इट्स इवैल्यूएशन, ठीक है, कि अब हम कैसे इवैल्यूएट करेंगे कि डीआईसी है। तो हम क्या करवाएंगे, अपना ट्रांस थोरेसिक इकोकार्डियोग्राफी करवाएंगे या फिर ट्रांस इसोफेजियल इकोकार्डियोग्राफी करवाएंगे। उसमें हमें पता चलेगा कि हमारा लेफ्ट जो हार्ट एंड राइट हार्ट है दे आर कॉम्प्रोमाइज्ड है, ठीक है। तो फाइंडिंग्स में क्या आएगा इनकी कि राइट वेंट्रिकल का डायलिटेशन होगा, जो हमने पैथोफिजियोलॉजी में ऑलरेडी पढ़ लिया कि ड्यू टू पल्मोनरी वेसोकंस्ट्रिक्शन राइट वेंट्रिकुलर डायलिटेशन होगा। देन हाइपोकाइनेसिस है ना, उसकी मूवमेंट क्या है, कम हो जाएगी। देखो अल्टीमेटली क्या है, लोड बढ़ेगा, तो लोड बढ़ेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, राइट हार्ट फेलियर हो जाएगा, ठीक है। देन ओवरलोड है, ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन होगा, ये भी पढ़ लिया। राइट एट्रियल एनलार्जमेंट होगा, ये भी पढ़ लिया, ठीक है। फिर हमने ये भी पढ़ लिया दैट देयर इज बोइंग ऑफ इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। सो ड्यू टू राइट वेंट्रिकुलर एनलार्जमेंट देयर इज गोइंग ऑफ इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल, लीडिंग टू लेफ्ट वेंट्रिकुलर ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकुलर का ऑब्स्ट्रक्शन होगा, कार्डियक आउटपुट फर्दर डिक्रीज होगा, रिसेंबलिंग शेप ऑफ लेटर डी, ठीक है। तो ये जो हमारा बोइंग हो रहा है ऑफ इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम का इनटू दी कहाँ पे, लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो ये कैसे होता है, एक डी शेप की तरह होता है, ठीक है। चलो ओके,
तो इसमें क्या है, नाउ लेट्स कम टू द ट्रीटमेंट पार्ट। ठीक है, ट्रीटमेंट पार्ट में क्या है कि सबसे पहले हम करेंगे सस्पेक्ट कि ये DIC है। अब सस्पेक्ट में हम वही इवेल्युएट करेंगे कि मदर को ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रही है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रहा है, हाइपोटेंशन हो रहा है। ठीक है, तो हमने सस्पेक्ट किया, फिर हम क्या करेंगे, कॉल फॉर हेल्प। ठीक है, तो दिस इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। हम क्या करेंगे, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच करेंगे, मीन्स कि हमारे एनेस्थेटिस्ट होने चाहिए। ठीक है, न्यूनेटोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियंस, नर्सिंग ऑफिसर, सो एवरीवन शुड बी देयर विद मदर। ठीक है, तो हमने कॉल कर लिया फॉर हेल्प के लिए। नाउ कम्स द एयरवे। एयरवे पार्ट में ABC। ठीक है, एयरवे पार्ट में क्या है कि वी विल अप्लाई ऑक्सीजन मास्क, O2 मास्क विथ रिजर्वॉयर बैग। ठीक है, क्या है, रिजर्वॉयर बैग होना चाहिए। ओके, सो एयरवे में क्या है कि हमें वी नीड टू मेंटेन द पेटेंसी ऑफ एयरवे, सो अप्लाई ऑक्सीजन मास्क विद रिजर्वॉयर बैग। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, लाइक इफ देयर इज डिप इन दी GCS, ठीक है, और अभी भी जो एयरवे है वो क्या है, कॉम्प्रोमाइज्ड है, देन वी विल इंट्यूबेट मदर एंड वेंटिलेट करेंगे। ओके, सो इंट्यूबेशन एंड वेंटिलेशन पहली चीज। दूसरी चीज ब्रीथिंग। ठीक है, ब्रीथिंग में क्या है कि 100% ऑक्सीजन प्रोवाइड करना है, एंड जो मदर है उनका रेस्पिरेटरी रेट देखना है, डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन देखना है। ठीक है, सो ब्रीथिंग हो गया। देन कम्स टू दी सर्कुलेशन। देखो सर्कुलेशन में क्या है, BP एंड पल्स रेट को असेस करना है। सो असेस BP एंड पल्स रेट, क्योंकि इन वीमेन को क्या है, हाइपोटेंशन है एंड टेकिकार्डिया है। ठीक है, तो BP एंड पल्स रेट हमने चेक कर लिया। अगर मदर को कार्डियक अरेस्ट आ जाता है, ठीक है, एसिस्टोल हो जाता है, क्योंकि हमने पढ़ा दैट यहाँ पे क्या है कि राइट हार्ट फेलियर हो जाता है, और देयर इज एनलार्जमेंट ऑफ द राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, देयर इज सिग्निफिकेंट ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन, तो वेंट्रिकुलर एरिथमियाज हो सकते हैं। ठीक है, तो वेंट्रिकुलर एरिथमियाज को ट्रीट करना है। अगर वीमेन को एसिस्टोल है तो वी विल विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम स्टार्ट CPR। ठीक है, तो क्या है, CPR स्टार्ट कर देना है। कितना, 100 to 120 कंप्रेशंस पर मिनट, एंड दीज कंप्रेशंस नीड टू बी इफेक्टिव। ठीक है, इफेक्टिव कंप्रेशंस होने चाहिए, 100 to 120 कंप्रेशंस देंगे इन अ मिनट। ओके, CPR स्टार्ट कर दिया। दूसरी जगह हम क्या करेंगे, हमें सिक्योर करना है अपना एक्सेस। ठीक है, पेरिफेरल एक्सेस, कैन्यूला लगाएंगे। कैन्यूला लगा दिया, उसके बाद क्या करना है, सेंड करेंगे अपने ब्लड टेस्ट। कौन से ब्लड टेस्ट आ गए, CBC हो गया। ठीक है, PT, APTT, INR, ये सारी चीजें भेजनी है, मतलब जो हमारा कोएगुलेशन प्रोफाइल है सब भेजना है। एंड रिक्वेस्ट करना है किस चीज के लिए, फॉर ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स। ओके, फॉर ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स के लिए हमें रिक्वेस्ट करना है। ठीक है, तो क्या है, सर्कुलेशन में क्या है, BP एंड पल्स को असेस कर लिया। अगर वीमेन को एसिस्टोल हो गया, स्टार्ट CPR विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। इफेक्टिव कंप्रेशंस होने चाहिए। ठीक है, एंड उसी सेकेंड प्लेस पे हमें क्या करना है, जो हमारे दूसरे स्टाफ हैं उनको हम बोलेंगे कि सिक्योर पेरिफेरल एक्सेस। ठीक है, हमें ब्लड टेस्ट सेंड करने हैं, रिक्वेस्ट करना है फॉर ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स के लिए। ठीक है, देन उसके बाद क्या है कि हाइपोटेंशन तो है एंड कोगुलोपैथी है। कोगुलोपैथी के लिए हमने अपना कोगुलेशन पैनल भेज दिया है, वो हमें बताएगा कि कितना APTT है, PT, INR है, उसके अकॉर्डिंग हम अपना वर्कअप करेंगे। ठीक है, हाइपोटेंशन में क्या है वो अभी हम आगे पढ़ेंगे कि हाइपोटेंशन के लिए हमें क्या करना है। तो दिस इज दी एक जनरल फ्लो चार्ट है कि सबसे पहले हमने सस्पेक्ट किया कि दिस कुड बी एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म, तो हमने कॉल किया फॉर हेल्प के लिए। ठीक है, देन एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, ABC प्रिंसिपल पे चलना है। अगर विमेन को पहले ही क्या है, कार्डियक अरेस्ट हो गया, तब CAB करेंगे। ठीक है, सर्कुलेशन, एयरवे एंड ब्रीथिंग। ठीक है, देन इसके बाद क्या है, इन केस ऑफ नो रॉस, दैट देयर इज नो रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन विद इन 4 to 5 मिनट्स। ठीक है, क्या है कि अगर हमारा विद इन 4 to 5 मिनट्स रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन नहीं होता तो डिलीवरी करनी है। ठीक है, तो प्रिपरेशन फॉर डिलीवरी नीड्स टू बी मेड। ठीक है, एंड हमें बेबी को डिलीवर्ड करना है। तो अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी फॉर मैटरनल फीटल, जो हमारी यूनिट है, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि हम प्री वाइबल फीटस को भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। वाई, बिकॉज इट इंटरफेयर्स विद द इफेक्टिव CPR, क्योंकि हमें क्या करना है, सबसे पहले अपनी मदर को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, तो मदर की हमें लाइफ सेव करनी है, तो उसके लिए क्या है कि हम ओवर 23 वीक्स या 20 वीक्स अपना जो फीटस है उसको इवैक्यूएट करना है, सो दैट वी कैन डिलीवर इफेक्टिव चेस्ट कंप्रेशंस। ओके,
देन फॉर कोगुलोपैथी के लिए क्या है कि ऑब्वियसली जब DIC या लेटर ऑन मदर को हेमरेज भी हो सकता है, ठीक है। तो 1 यूनिट RBC, 1 यूनिट प्लेटलेट्स एंड 1 यूनिट FFP के लिए हमें अरेंज करना है। एंड ओवर FFP क्रायो प्रेसिपिटेट, ठीक है, क्रायो प्रेसिपिटेट इज प्रेफर्ड एज इट कंटेन्स कंसनट्रेटेड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल 8th हो गया, वॉन विलिब्रेंट फैक्टर, फिब्रिनोजेंस होते हैं, ठीक है। और इसका क्या होता है, जो वॉल्यूम है वो कम होता है एज कम्पेयर टू दी FFP, बिकॉज हमें यहाँ पे मदर को ओवरलोड नहीं करना है। ऑलरेडी उनका जो राइट हार्ट है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है या फिर फेल हो चुका है, तो हमें ओवरलोड नहीं करना है। इसके लिए टू मिटिगेट दिस हमें जितना भी IV फ्लूइड्स है उसको कम देना है, ठीक है। और क्या करना है हमें, FFP की जगह हम वी कैन एडमिनिस्टर क्रायो प्रेसिपिटेट। देन देखो यही है फ्लूइड मैनेजमेंट एंड जुडिशियस यूज करना है वेसोप्रेसर का। तो फ्लूइड मैनेजमेंट हमें बिल्कुल भी ओवरलोड नहीं करना है मदर को। और वेसोप्रेसर्स में हम क्या यूज करते हैं, देखो अभी MAP दैट इज मीन आर्ट्रियल प्रेशर हमें मोर देन 65 mm ऑफ Hg रखना है। तो इसके लिए हम जो वेसोप्रेसर्स यूज करते हैं दैट इज नॉर एड्रेनालिन, ठीक है। इन्फ्यूजन्स इन द फॉर्म ऑफ इन्फ्यूजन्स देते हैं एंड 2 ब्यूटामिन दे सकते हैं, ठीक है। ओके, नाउ देखो अब क्या है एक्मो। अगर हमें मदर को फॉर मोर देन 10 मिनट्स के लिए CPR देना पड़ रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज कि मेडिकल ट्रीटमेंट से भी जो राइट हार्ट है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, अपना एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन, ओके। सो एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन जो कि क्या करता है, रेस्पिरेटरी एंड हीमोडायनामिक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा मदर को फॉर दोज हु रिक्वायर CPR फॉर मोर देन 10 मिनट्स, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन करते हैं, ठीक है। तो एक्मो ट्रीटमेंट हो गया, ठीक है। देन कम्स दी यूट्राइन एटोनी, ठीक है। यूट्राइन एटोनी में क्या है, देखो अभी क्या है, फॉर एग्जांपल अगर मदर को पॉलीहाइड्रोमियस या GDM था, ठीक है। GDM में भी क्या है, पॉलीहाइड्रोमियस होता है, ठीक है। तो क्या है, जो यूट्रस था वो डिस्टेंडेड था, ठीक है। ओवर डिस्टेंशन हुआ, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हुआ एंड यूट्रस रप्चर हो गया और एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म हो गया, ठीक है। अब क्या है कि ये जो ओवर डिस्टेंडेड यूट्रस है इसमें क्या होगी, यूट्राइन एटोनी होगी। अब इस एटोनी को मैनेज करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे PPH का मैनेजमेंट होता है, ठीक है। वो हम अभी जब PPH पार्ट पढ़ेंगे तो देन आई टेल यू। फॉर नाउ जस्ट रिमेंबर कि वी नीड टू डू यूट्राइन आर्टरी लाइगेशन, ओके। यूट्राइन आर्टरी लाइगेशन करना पड़ता है, या फिर हम करेंगे अपना एम्बोलाइजेशन। दीज आर ऑल द प्रोसीजर्स, ठीक है। एम्बोलाइजेशन या फिर हमें B-Lynch कंप्रेशन करना पड़ता है विच इज अ सर्जिकल प्रोसीजर, ठीक है। और अगर फिर भी ब्लीडिंग हो रही है तो लास्ट में क्या करना पड़ता है, हिस्टेरेक्टमी, ओके। So this was regarding the amniotic fluid embolism. In the next or coming session, we will talk about the oligohydramnios and polyhydramnios. Okay. So thank you for watching.